बिजली और सड़क यही मुद्दा था 2003 के विधानसभा चुनाव में। 2023 में इन मुद्दों में कार्य होने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे विंध्य क्षेत्र पहुंचने से पहले दम क्यों तोड़ देते हैं? सबसे ज्यादा खनिज, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदेश को देने वाला विंध्य आज भी अधोसंरचना की दरकार में क्यों है? सड़क और बिजली की समस्या आज भी विंध्य में क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब खोजेंगे। स्वागत है आपका अपना पंच के शो में। स्वागत है बीके माला जी का। आप अधिवक्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन सिंह जी। चंदन सिंह जी, आपका स्वागत है। आप सफल व्यवसायी हैं और अधिवक्ता भी हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सोनाली जी। आप विंध्य फर्स्ट की रिपोर्टर हैं और आपने सड़क और बिजली पे एक रिपोर्ट तैयार की है। हम सभी चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विंध्य से बिजली जाती है मगर लौट कर आती नहीं। ये साल 2023 है। 20 साल हो गए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार को। 2018 के चुनाव छोड़ दें तो 2003 से 2023 तक हर बार विंध्य की जनता ने अपना भविष्य भाजपा के हवाले किया है, लेकिन इसके बदले विंध्य को क्या मिला? क्या यहाँ की जनता को वो सब मिला जिसकी वो हकदार है? आज भी विंध्य सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं के लिए क्यों लड़ रहा है? जब सौर ऊर्जा बन गया, यहाँ की बिजली दिल्ली जाने लगी। यहाँ के लोग मुश्किल से सौर ऊर्जा से आप 2 किलोमीटर आएंगे, वहाँ के लोगों को लाइट नहीं मिल रही है। कहाँ बिजली मिलती है? जो बिजली है अपनी है, यह सही ढंग से नहीं मिल रहा। 20 साल से ये रोड बनी है, इसी को खोद रहे हैं, इसी को बना रहे हैं, इसी को खोद रहे हैं। सड़क की स्थिति तो बहुत ही खराब है। यहाँ तक कि बारिश के मौसम में बच्चों को स्कूल जाना दुर्भर हो जाता है। बहुत ही मजबूरी में स्कूल जा पाते हैं। गांव की रोड बहुत खराब है, चलने लायक नहीं है। आए दिन गिरते रहते हैं, वहाँ एक्सीडेंट होता रहता है। बिजली कभी नहीं रहती है और ट्रांसफार्मर भी का पूरा केबल जल गया है। रोज ट्रांसफार्मर लड़ जाती है, पूरा मोटर जल जाता है। मध्य प्रदेश की सड़कों की तुलना वाशिंगटन से करने वालों को विंध्य के शहर और गांवों का दौरा करना चाहिए। मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों के मुकाबले विंध्य आज भी क्यों पिछड़ा रह गया? बिजली के मामले में विंध्य में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 517 किलोवाट है, जो कि राज्य की औसत 791 किलोवाट से कम है। एमपी में बिजली का कुल उत्पादन 19,427। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन स्थापित बिजली संयंत्रों की स्थापित क्षमता 9,185 मेगावाट है। बाकी के संयंत्र केंद्र सरकार की एजेंसियों जैसे एनटीपीसी और एनएचडीसी के अधीन आती हैं। मध्य प्रदेश में जितनी बिजली बनती है उसमें से 63% विंध्य क्षेत्र में पैदा होती है। विंध्य क्षेत्र में कोयले से 10,550 मेगावाट बिजली बनती है। जल विद्युत परियोजनाओं से 1,025 मेगावाट और सौर ऊर्जा से 750 मेगावाट बिजली बनती है। महाकौशल 1,532 मेगावाट। मध्य भारत में 715 मेगावाट। विंध्य क्षेत्र में 12,325 मेगावाट। मालवा निमाड़ में 4,855 मेगावाट। सरकार और विंध्य के नेताओं का सबसे बड़ा दावा सड़क निर्माण को लेकर है। आपके क्षेत्र से ली गई सबसे अधिक बिजली के बदले आपको कितनी सड़कें मिल रही हैं? प्रदेश के बाकी हिस्सों के मुकाबले आप कहाँ खड़े हैं? मध्य प्रदेश में औसतन हर 1000 आदमी पर 1.51 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। यह औसत सबसे ज़्यादा मालवा क्षेत्र में है। यहाँ हर 1000 आदमी पर औसतन 1.76 किलोमीटर सड़कें हैं। इसके बाद नंबर आता है मध्य भारत का। यहाँ का औसत है 1.45। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हर 1000 आदमी पर 1.37 किलोमीटर सड़कें हैं। और सबसे आखिरी में नंबर आता है विंध्य का। यहाँ हर 1000 आदमी में केवल 0.87 किलोमीटर सड़कें हैं, यानी 1 किलोमीटर भी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सड़क, बिजली और पानी जैसी समस्याएं जो इंसान हमेशा से एक झेलता है, उसका निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। आज भी मेरा मानना है कि जो डेवलपमेंट विकास हो रहा है वो बिल्कुल ही अनप्लान्ड है।
विंध्य एरिया में जिस तरह से प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, उस हिसाब से हमारे शहर वासियों को और हमारे नागरिकों को उसका लाभ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। सड़कों में जैसे जिस तरीके से सड़क बन रही है, उस हिसाब से देखिए सबसे बुरी स्थिति में है विंध्य क्षेत्र है। तो बिजली की स्थिति बेहद खराब है। किसान बेचारे ना तो सिंचाई करा पाते, ना अपनी उनकी थ्रेसिंग वगैरह होती है। जहाँ बिजली की जरूरत होती है वो परेशानी में है। 750 मेगावाट बिजली तो सोलर से बनती है और इसी तरह 450 मेगावाट के लगभग टोन साइडल प्रोजेक्ट जो है वो बनता है। लगभग 14 से 15 हज़ार मेगावाट की पूरे मध्य प्रदेश में जरूरत होती है। तो उसमें से बहुत सारी मात्रा हम अकेले देते हैं। उसके बावजूद यहाँ बिजली की कटौती, लगातार कटौती चलती रहती है। क्योंकि इस बार विंध्य क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, इसलिए हाइडल पावर के उत्पादन में थोड़ा सा गिरावट है। लेकिन हमारे रीवा क्षेत्र में 750 मेगावाट का एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है, जिससे बिजली का उत्पादन लगातार होता है। आपने देखा होगा कि लगातार 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति है। विद्युत का सारा सिस्टम चूँकि आपस में कनेक्टेड रहता है, लेकिन ये कहना कि यहाँ की बिजली यहाँ यूज हो रही है या बाहर की, ऐसा कुछ होता नहीं। सारा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है और रीवा के क्षेत्र के लोगों को लगातार विद्युत प्रदान हो रहा है। आखिर आपके साथ ही ऐसा सौतेला बर्ताव क्यों हो रहा है? आखिर कौन है जो आपसे आपका और आपके बच्चों का हक छीन रहा है? पिछले 20 साल में ऐसा कैसे है कि न ढंग के स्कूल खुले, न कोई ढंग का उद्योग खोला गया? वे कौन सी ताकतें हैं, कौन लोग हैं जो विंध्य को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते? आपको सोचना पड़ेगा, विंध्य का हक अभी मांगें या फिर चुनें गरीबी, बेरोजगारी और मुश्किलें। सोचिए, पूछिए, मांगिए, आपका हक है। चुप रहना विकल्प नहीं। अभी हमने ये रिपोर्ट देखी। सबसे पहले हम बीके माला जी के पास चलते हैं। बीके माला जी, आपने रिपोर्ट देखी, क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर? देखिए, ये जो रिपोर्ट है, आपने जो रिसर्च किया है, इसके लिए हम आपके चैनल को बधाई देते हैं कि वास्तविकता तथ्यों पर आधारित आपने इस रिपोर्ट को बनाया है। ये रिपोर्ट एकांगी रिपोर्ट नहीं, बल्कि रीवा के यथार्थ और विंध्य क्षेत्र में जो वर्तमान परिस्थिति है, जो प्रक्रियाएं हैं, उसको आपने एक रिपोर्ट के माध्यम से जनमानस के बीच में रखा है। ये यथार्थ है कि आज के दौर में आंकड़ों की सरकार है कि लगातार इस जो प्लानिंग कर रही है, घोषणाएं कर रही है, एक ही रोड को कई बार बनाया जा रहा है। वास्तव में मलिन बस्तियां, आज देहातों में रोडों का पूर्णता भाव है। हमारे रीवा जिले में वार्ड क्रमांक 45 है, वार्ड 45 है। वार्ड 45 में ये स्थिति है कि चलने लायक सड़कें नहीं है, आवागमन पूर्णता बाधित है, लोगों का जनजीवन प्रभावित है। उसका एक मूल कारण है कि जिसके पास आवागमन आज भी 45 वार्डों में प्रभावित है। इसका एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, 15 महीने की सरकार थी। उस सरकार में माननीय रीवा के विधायक, वर्तमान मंत्री महोदय जी और नगर निगम के वर्तमान अध्यक्ष श्री वेंकटेश पांडे जी, अन्य भाजपा के सदस्यों ने एक पत्र लिखा था स्टेट गवर्नमेंट को कि हमारे यहाँ 45 जो वार्ड है वो पूरी तरह विकसित नहीं है, ताकि अन्य गांवों का जो जोड़ा जाना था, प्लान किया जाना था, कांग्रेस के पीरियड में नगर निगम का क्षेत्र विस्तार किया जाना था। तो ये जो वर्तमान में सत्ता में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, ये स्वयं अपने पत्राचार में और अपने प्लानिंग में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। रही बात आपके अन्य रोडों की बात आप जिक्र कर रहे हैं, तो रीवा के ये शहरी क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जब पदार्पण आप करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाते हैं, तो ऐसी बुरी स्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हैं कि लोग, आवागमन तो इतना बाधित है कि लोग अपने यहाँ कोई बीमारी हो जाती तो वहां से संसाधन नहीं जा पाते। रीवा जिले के महज 5 किलोमीटर के दूर पर एक ग्राम सोनौरा है, जहां पर लगभग 2 महीने पहले एक घटना हुई थी, तो वो पेशेंट को चारपाई में लेके आना पड़ा। इसी तरह दूर दराज के गांवों में हूबहू यही परिस्थितियां हैं। रीवा शहर के वार्डों में यही परिस्थितियां हैं, जहां पर मलिन बस्तियों में इतना प्रदूषित वातावरण है कि वहां पर चलना दुर्भर है। जब बरसात की स्थिति हो जाती है तो सब सामने आ जाता है। रीवा में इस साल भी ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा पानी गिरता है तो रोड, वो नाली में पानी नहीं बल्कि रोडों में, घरों में पानी पहुंच जाता है। निश्चित ही आपके अनुभव से और आपके देखने पे वो बात आधारित होंगी। हम चलेंगे चंदन सिंह जी के पास। चंदन सिंह जी, आप सीधी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आप आसपास के जो जिले हैं वहां भी जाते रहते हैं।
इस रिपोर्ट पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मंच पे अपनी बात रखने का मौका दिया है। जैसे कि हम सब बात कर रहे हैं बिंद के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और इन सारी चीजों के बारे में, तो अगर बात आती है तो कुछ हद तक अगर हम बात करें इन बदलते परिवेश में, तो कुछ बातें सुधार की ओर भी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है हमारे इस बिंद के क्षेत्र में। अब अभी मैं अगर मुद्दा उठाऊं यहाँ पे बिजली का, तो क्योंकि जैसे कि हमारे सीनियर सर ने अभी बताया है कि बिंद में रोड और अन्य मामलों की क्या स्थिति है, नालियां किस तरह से हैं, यहाँ के रीवा के शहर के अंदर की बात बताई है। मैं बात करूं, अगर चूंकि मैं सीधी से आता हूं और सीधी की बात करूं और उसमें लेके आऊं बिजली के मुद्दे को लेकर, तो अभी भी गांव में ये स्थिति है कि गांव को 6 घंटे लगातार बिजली नहीं मिल पा रही है। कारण उसका ये है कि आज से 50 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे बिजली की सप्लाई दी जा रही है, उनमें कई बार तार का टूट जाना, कई बार उनमें मेंटेनेंस आ जाना, इस वजह से उसका अवरुद्ध हो जाना। तो इस तरह की चीजों को अगर देखा जाए तो बहुत इन मुद्दों पर बहुत सुधार की जरूरत है, इन क्षेत्र में बहुत सुधार की जरूरत है। अगर बात करें सड़क मार्ग की, तो सीधी से सिगरौली का बनने वाला मार्ग पिछले 10 साल से हम जानते आ रहे हैं, जब हम कॉलेज के दिनों में थे, और आज 10 साल बीत चुके हैं, अभी भी वो स्थिति बरकरार है। अगर आप यहाँ से रीवा से सिगरौली की तरफ बढ़ते हैं तो सीधी तक आप बहुत अच्छे से जा पाएंगे, जिसमें रास्ते में 2 बार आप टोल टैक्स भी पे करते हैं, जिसकी कुल कीमत लगभग 180 से 200 रुपए के आसपास एक बार की होती है। लेकिन जैसे ही सीधी से आप सिगरौली की तरफ बढ़ते हैं तो अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो इस तरह से देखा जाए तो बिंद में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत सारे कार्य होने बाकी हैं। और सिगरौली और सीधी के रोड की बात करें तो सिगरौली हमारा ऊर्जाधानी कहा जाता है, और हमारे अगर बिंद में व्यापारिक मामलों की बात करें तो जो सिगरौली है, सिगरौली एक बड़ा मायना रखता है। तो उस ऐसी इंपॉर्टेंट रोड की स्थिति ये है, तो बाकी तराई अंचलों या अन्य अंतरिक्ष क्षेत्रों की बातें क्या कही जा सकती है। जी चंदन जी, आपने जो बात बताई है कि सिंगरौली जो कि सबसे ज्यादा ऊर्जा और कोयला देने में जाना जाता है, उस क्षेत्र की यदि सड़कें ऐसी हालत में हैं तो बाकी क्षेत्रों की हम क्या बात करें। बीके माला जी ने भी बात बताई है, शहर के जो वार्ड हैं उनकी स्थिति यदि ये है तो हम अन्य क्षेत्रों की बात क्या करें। हम सोनाली जी के पास चलेंगे। सोनाली जी, आप जब ये रिपोर्ट तैयार कर रही थी तो लोगों का क्या कहना था, आपने क्या अनुभव किया, बताएं। जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो लोगों द्वारा यह बताया गया कि चुनाव जब आते हैं तो नेता उन्हें वादा देते हैं कि बिजली और सड़क देंगे। 2003 से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, और विंध्य क्षेत्र में भी कई मंत्री हुए, और यहाँ के ही विंध्य क्षेत्र के ही मंत्री राजेंद्र शुक्ला ऊर्जा मंत्री तक बने, लेकिन उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया जो एक ऊर्जा मंत्री को करना चाहिए। विंध्य क्षेत्र से 63% बिजली जाती है, चाहे वो हाइड्रो से बनी हो, सोलर प्लैनेट से बनी हो, या फिर थर्मल पावर प्लांट से, किसी भी उसमें विंध्य सबसे ज्यादा बिजली दे रहा है, लेकिन विंध्य क्षेत्र के लोगों को ही नहीं मिल रहा है। और सड़क के मामले में भी हमारा विंध्य क्षेत्र सबसे निचले स्तर पर है। इसके लिए जनता कहीं न कहीं जिम्मेदार ठहरा रही है सरकार को, क्योंकि लगातार 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उस तरह से काम नहीं कर रही है सरकार जिस तरह से होना चाहिए। क्या हमारा जनता का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, क्या हम विंध्यवासी ही ऐसे हैं कि जो पीछे रहे हर चीज़ों में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़क हो, बिजली हो और स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, हर चीज़ में हम पीछे हैं। तो जनता का एक बहुत बड़ा गुस्सा रहता है। अभी मैं रिपोर्ट के दौरान एक ऐसे परिवार से मिली जिनमें एक बेटा था और उसकी सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई थी, और उनके फैमिली की आर्थिक जो कंडीशन थी बहुत गंदी थी, क्योंकि कमाने वाला सिर्फ एक बेटा था और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद तो माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है और वो सब डिप्रेशन में हैं। और रिपोर्ट के दौरान यह भी सामने आया कि अगर जो सड़क बनवाई भी जा रही है तो उसमें सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, मतलब अच्छी रोड बनाई जा रही है, उस तरह का प्रोडक्ट नहीं यूज किया जा रहा है रोडों में जिस तरह से किया जाना चाहिए। वह केवल 1-2 महीने चलेंगे सड़क और फिर बरसात के दिनों में उसी तरह खराब हो जाती हैं और फिर सड़क उसी तरह आ जाएगा। मतलब कि सड़क निर्माण में सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है
और एशिया का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वो हमारे विंध्य क्षेत्र में है, जिसकी 24% बिजली दिल्ली को सप्लाई की जाती है। वहीं 76% बिजली जो है मध्य प्रदेश को दे जानी थी। और जहाँ पे यह संयंत्र स्थापित किया गया है सोलर प्लांट के, वहाँ के युवाओं को यह भी वादा किया गया था कि उनको उनकी जमीन के एवज में नौकरी दी जाएगी उनके पढ़ाई के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया। तो इस कारण युवाओं में भी काफी ज्यादा रोष व्यक्त है कि उन्हें जॉब नहीं दी गई, बल्कि उनकी जगह बाहर के लोगों को रोजगार दिया गया। और बिजली में भी ऐसा ही है, बिजली भी जब अलग अलग सोलर प्लांट हो चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, सरकार द्वारा वादा तो किया जाता है कि हम रोजगार देंगे, और इस वादे को लेकर युवाओं में काफी उत्साहजनक रहता है कि हाँ उन्हें रोजगार मिलेगा। लेकिन जब सरकार का वही वादा दम तोड़ने लगता है धीरे धीरे, करीब 18 साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब जनता भी जान गई है कि सरकार सिर्फ वादा कर रही है। और खराब सड़क और बिजली के लिए तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा रोष व्यक्त है। और वो लोग यह भी कहते हैं कि उतना बिजली बिल दे दिया जाता है जितना कि वह यूज नहीं करते हैं। और एकदम जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिजली जब जा रही है तो बार बार लाइट क्यों जा रही है। जी सोनाली जी, आपने जो बातें कही हैं, जो प्रश्न बताए हैं, निश्चित ही वो जनता के हैं। जनता के मन में जो प्रश्न है वो आपने रखे हैं। कई प्रश्न आपने छोड़े हैं, यहाँ पर हम अपने विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे उन प्रश्नों पे। नेतृत्व तो ध्यान नहीं दे रहा है। बीके माले जी, कैसे देखते हैं इस प्रश्न को आप? देखिए, अभी सोनाली जी जो रिसर्च कर रही थी, सोनाली जी जो फील्ड में काम किए हैं, तो निश्चित तौर से हर पहलुओं को देखी होंगी। मैं पहली बार बिजली में आता हूं कि बिजली हमारे रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित है। निश्चित तौर से इस क्षेत्र में जो चीजें होती हैं बहुलता में होती हैं, तो निश्चित तौर से लोगों की रिक्वायरमेंट और डिमांड होती है। उसी प्रकार रीवा के लोगों की जनमानस की रिक्वायरमेंट है कि ये बिजली जो हमारे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, तो हमें भी उसका लाभ मिलना चाहिए। जब एशिया का प्लांट लगा है तो वहाँ वो जो स्ट्रक्चर है, प्लानिंग है, जो भी योजनाएं बनी है, उसका प्रॉफिट भी होता है, उसका इफेक्ट भी होता है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें होती हैं, तो उसका रिएक्शन भी होता है। तो यहाँ की बिजली दिल्ली जाती है, दिल्ली वालों को दिल्ली से ट्रेन चल रही है या दिल्ली बिजली जा रही है, और रीवा के इससे बिजली प्राप्त नहीं हो रही है। दिल्ली की जो ऊर्जा की जो दर है किसानों को, बिजली की जो दर आम आदमी को है, वो छूट नहीं है। विगत कई वर्षों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या सरकार काम कर रही है, पर आज तक बिजली का जो दर है, तो यहाँ छापेमार कार्रवाई, हजारों की तादाद में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, हजारों की तादाद में वो आरोपी बनाए गए हैं, कई सैकड़ों में वो जेल गए हैं, वही किसान है। दूसरी बात, हमारे रीवा में बेरोजगारों की संख्या विंध्य क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है। तो आज उन बेरोजगार युवाओं को एशिया का प्लांट रीवा में लगा है। किसी 10 युवाओं का नाम बताइए जो तकनीकी क्षेत्र में हो या श्रमिक क्षेत्र में हो या एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में उस कंपनी ने रोजगार दिया हो। फिर बिजली में हम दूसरे पायदान पे आते हैं कि 84 में जो वायर लगे हैं, आज भी गांवों में 84 में वायर लगे हुए हैं। दूसरा गंभीर विषय ये है कि आए दिन घटनाएं होती हैं, आए दिन वो जो खाली वायर लगे हुए हैं उनसे ये घटनाएं होती हैं कि लगातार गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं, अन्य जीवों की मृत्यु होती है, मनुष्यों की डेथ हो जाती है, और करंट की चपेट में आके तो उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो सरकार नहीं दे रही, उसके लिए योजनाएं नहीं है। इसके बाद आप देखिए कि हम पानी में आते हैं। बिजली के बाद हमारी पानी की व्यवस्था आती है कि हमारे रीवा नहीं, विंध्य क्षेत्र का पानी गंदा है, पानी हमारे विंध्य क्षेत्र का खारा है। तो खारे पानी को अच्छा पानी बनाने के लिए, मीठा पानी बनाने के लिए सरकार के पास कोई प्लानिंग है? सरकार के पास एक आंकड़ा है, सरकार कागजों में एक आंकड़ा तैयार किया है। उसने कहा कि हम 10,000 हेक्टेयर में नहरों की खुदाई की गई है। यदि नहरों की खुदाई होती तो आज हमारे किसानों की जो ऊर्जा है, जो आमदनी है, उसमें विकास होता और उसमें पंजीयन होता। तो जब पंजीयन होगा तो उससे हमारे जो आंकड़े आते हैं, हमारी डेवलप होता है, विकास होता है क्षेत्र में बड़े पैमाने पर, वो नहीं हो रहा। तो यानी सरकार एक आंकड़ा देती है कि किसानों को सिंचाई का पानी पहुंचाया गया, पर यथार्थ तो ये है कि यदि किसानों को समय पे पानी पहुंचाया जाता तो निश्चित तौर से वो किसान समृद्ध होते और देश प्रदेश में हमारे विंध्य का नाम होता।
हम तीसरे विषय में आते हैं, जो सड़क, बिजली, पानी की बात आपने आप स्टूडियो के माध्यम से हमारे भाई साहब सीधी से जुड़े हुए हैं, और वो अपनी सीधी के बाद हम बिंद में आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की निजी पूंजी से रोड बनी है, जिसका टैक्स जनता देती है। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे वो उद्योग करते हैं, एडवोकेट भी हैं, और उन्होंने भी कहा कि सीधी से जाने में 200 रुपए टैक्स देना पड़ता है पर गाड़ी। टैक्स 200 रुपए जब एक आम आदमी देता है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बड़ी तादाद में है, तो ऐसी परिस्थितियों में जब 200 रुपए हम एक सीधी से सिंगरौली बैठन जाने के लिए पे करते हैं, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसी प्रकार रीवा से सतना, रीवा से मैहर, रीवा से सिरमौर, रीवा से डबौरा, इसी प्रकार जब हम देते हैं तो कितने टैक्स देते हैं। और ये निजी पूंजी की रोडें हैं, ये सरकार की रोडें नहीं है। और जितनी भी सरकार की रोडें बनी हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं व्यापक पैमाने पर करप्शन हुआ। मैं एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं कि रीवा से चौराहटा मार्ग बना था, जिसमें 20 बार PWD लोक निर्माण विभाग रीवा से राशि निकाली जाती है। आपकी प्लानिंग क्या है? यदि कोई बड़ा नेता है, हमारे रीवा में बिंद के विकास पुरुष कहे जाते हैं, लोगों ने कहा, मैं तो नहीं कहता, तो मेरा ये मानना है कि यदि आप बिंद के लिए प्लान करते हैं तो आपका प्लान क्या है कि रीवा में वही रोडों को आप तोड़ते हैं, उसी रोडों को बनाते हैं, यानी पूरा पैसा रीवा नगर निगम के वार्डों में लगाया जाता है, रीवा नगर निगम के सिरमौर चौराहा चौराहटा में लगाया जाता है, ताकि मुख्य मार्गों से जो लोग निकले वो हमारी झांकियां देखें। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम झांकियां दिखाते हैं, उसी प्रकार सरकार जनता को झांकियां दिखाती है। रियल में सरकार जनता के लिए काम नहीं करती। यदि सरकार जनता के लिए काम करती, 8 यमले रीवा में है, समूचे बिंद क्षेत्र में सर्वाधिक यमले MP रीवा से हैं। यदि कोई भी MP यमले अपने अपने क्षेत्रों में काम करते और रियल में प्लानिंग करते, यहाँ तक कि आपने एक रिपोर्ट देखी थी कि पूर्व मंत्री जी एक मंत्री महोदय जी, सरकार के मंत्री महोदय जी, एक रोड को देखकर, गुणवत्ताहीन रोड को देखकर वो आक्रोशित हो गए थे। तो जब आपके पास ये प्लानिंग नहीं है कि आपके संविदाकार मानक मापदंडों के विपरीत मार्ग बना रहे हैं, और वो मार्ग महज 2 साल में उखड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग बने हुए हैं, वो मार्ग उखड़ रहे हैं, गुणवत्ता विहीन है, तो लायबिलिटी किसकी है? सरकार की है। ये लायबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए। आज पूरी तरह से सरकार विकास के पायदान पर अक्षम है, इसलिए कि ये झांकियां, दिखावा ये नहीं करना चाहिए सरकारों को। सरकार को रियल में जनता के लिए काम करना चाहिए। हम आपसे एक बात आपके स्टूडियो में कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी की विषय पर अभी हमारी बहन रिसर्च कर रही थी और लगातार ये इस बात का जिक्र कर रही थी कि सौर ऊर्जा प्लांट में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। यदि रोजगार मिलता तो आत्महत्याएं क्यों होती, मर्ग कायम क्यों होते? आज रीवा में नहीं, समूचे बिंद प्रदेश में 18 वर्ष से 35 वर्ष के युवा आत्महत्या कर रहे हैं। कोई रेल में, कोई मेले में मरता है, कोई फांसी लगा के आत्महत्या करता है, कोई मेडिकल नशा करता है। आज हमारे बिंद क्षेत्र में सर्वाधिक मेडिकल नशा बड़े पैमाने पर है। आज छोटे MSc PhD नेट और JRF करने वाले लड़के फॉर्म डालते हैं छोटे पदों के लिए, इसलिए कि जब आदमी बड़े स्तर की पढ़ाई करता है तो बड़े स्तर की कंपटीशन में फेस करता है, बढ़ता है, वो फाइट करता है, पर वो छोटे पायदान के पदों के लिए प्रयास नहीं करता। उससे यह पता चलता है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है। सरकार के द्वारा जो आंकड़ा पेश किया जाता है, ये चुनावी आंकड़े हैं, ये दिखावटी आंकड़े हैं, जनता को गुमराह करने के हैं, ये अन्य तरीके के आंकड़े। रियल में जनता के बीच में, जैसे हमारी बहन अभी गई थी, रिसर्च की है, तो निश्चित तौर से हम सरकार के विरोधी नहीं है, सरकार के गलत नीतियों के विरोधी हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उस सरकार की भावनाओं को तो ठीक है समझते हैं, पर उनको रियल जनता की भावनाओं को छूना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए कि वास्तविक रियल जीवन में आम जनता कैसे जी रही। पानी की बात, हम पानी पे आते हैं। पानी कितना गंदा पानी है कि रीवा में नहीं, बिंद प्रदेश में जो मलेरिया से मौतें होती हैं वो हजारों की तादाद में होती हैं। आज बिंद क्षेत्र का रीवा डिवीजन में संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा में है, बड़ा मेडिकल कॉलेज है, रीवा संभाग का है। यहाँ तक कि बिंद के लोग भी यहाँ एडमिशन होता है और एडमिट होते हैं। यहाँ स्थिति ये होती है कि सबसे अधिक मलेरिया
टाइट फाइट में मौतें होती हैं। यदि पानी अच्छा होता, मलेरिया ना होता। लोग मलबे में, नाले में, सड़कों में या गंदे मलिन बस्तियों में रहने के लिए परेशान है। क्यों रह रहे हैं? उसका लॉजिक ये कारण है कि हमारे एमपी, हमारे क्षेत्र के जो एमएलए हैं वो जाते नहीं है, जनता के बीच में जाते नहीं है और जनता की आवाज को, जनता की भावनाओं को समझना नहीं चाहते हैं कि वास्तविक जनता किस प्रकार जूझ रही। हमारे यहाँ आज भी विंध्य क्षेत्र में विकलांगता के, कुपोषण की बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही, लड़के विकलांग हो रहे हैं, कुपोषित हैं। तो और इस संदर्भ में सरकार पर्याप्त बजट जाता का हमारे विंध्य क्षेत्र में 4 चीजें बहुतायत में है। करप्शन पूरी तरह, करप्शन का जो जाल है वो छाया हुआ है, चाहे जिस क्षेत्र में देखा जाए, चाहे वो सड़क में देखा जाए, चाहे बिजली में देखा जाए, चाहे पानी में। आपने देखा होगा कि बिजली के संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट की एक योजना आई थी, उसमें कई हजार करोड़ का व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था। हमारे रीवा में सड़कों में या विंध्य क्षेत्र में सड़कों को लेकर दिलीप बिल्डका ने कंपनी थी, जो उसने कंपनी कार्य छोड़ दिया था। रीवा से सतना का कार्य जो चल रहा था, कई वर्षों तक कार्य चलता रहा। तो इसी प्रकार व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जनता को गुमराह किया जा रहा, वास्तविक तथ्यों पर नहीं आया जा रहा। ने जो बातें कही हैं, निश्चित ही आप सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और देख रहे हैं, ये जनता की बात हो सकती है और जनता के बीच में ये बातें चल भी रही हैं, क्योंकि सोनाली जी ने भी बताया कि जनता ऐसे सवाल कर रही है, जनता ऐसी बात कह रही है। चंदन जी, सोनाली जी ने जो बातें कही हैं, जो प्रश्न आए हैं जनता के बीच से, उस पे क्या कहते हैं आप? अखंड जी, जैसा सोनाली जी ने जो बातें कही हैं, जैसा हमारे सीनियर श्री माला सर ने जो बातें बताई हैं, उन दोनों बातों को मैं जोड़ते कहना चाहूंगा कि चाहे देश के स्तर पे हो या प्रदेश के स्तर पे हो, जो योजनाएं, ये तो सच बात है कि विकास का जो क्रम है वो सतत चलता रहेगा और कमियां उसमें हर वक्त बनी रहेंगी। और हर बात में हम नकारात्मकता न लेके कुछ सकारात्मकता को भी लेके अगर आगे बढ़े, तो इसमें देखा जा रहा है कि जैसे हम विश्व स्तर में, प्रदेश स्तर में या देश स्तर में योजनाएं या ये सारी चीजें तो तैयार की जा रही है, लेकिन होता क्या है, जैसे हम आपको बताएं विंध्य के बारे में, रोजगार पे आते हैं। और रोजगार भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा, एक बच्चा यहाँ से निकल के भोपाल जाता है, वो एमबीए करता है, एमसीए करता है या कोई डिग्री हासिल करता है, फिर वो घूमता है, घर की तरफ आता है और यहाँ आता है तो पाता है कि उसके लिए यहाँ रोजगार के कोई अवसर नहीं है। मजबूरन उसे क्या करना पड़ता है, या तो वो बेंगलोर जाएगा, मुंबई जाएगा, दिल्ली जाएगा। अब ये जाहिर सी बात है, जिस बूढ़े माँ बाप ने बच्चे को तैयार किया है, उसको शिक्षा दे के यार सारी चीजें, तो उसके अपने अंतिम क्षणों में ये उसकी इच्छा होती है कि बेटा हमारे साथ रहे या हम बेटे के साथ रहें। तो बेटे के साथ मजबूरी है कि रीवा, सीधी, सतना, शहडोल जैसी जगह में उसको रोजगार नहीं है, और माँ बाप के साथ समस्या ये है कि वो अपना जो उनका नेटिव प्लेस है उसको छोड़ के वो वहां जा नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी देखा जाए कि एक सामाजिक, ये बहुत बड़ी सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक समस्या के अंतर्गत आता है कि लोगों के पास शिक्षा है, सारी चीजें हैं, रोजगार है, लेकिन माँ बाप के लिए क्या हो जाता है, वो उनके लिए अकेलापन हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम बात करें बिजली से जुड़ी चीजों में, तो देखिए सरकार योजना बनाती है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कीजिए, हम आपको अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो सब्सिडी का कुछ अंश जो है बढ़ा कर देंगे। क्यों करती है? कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो। अब उद्योग चलने के लिए जरूरी होती है बिजली, वो बिजली ग्रामीणों से नदारद है। आज मैं आपको बताऊं, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक कनेक्शनों में 5 घंटे से अधिक लगातार बिजली नहीं मिल पाती है। कारण इसका क्या होता है? कई बार मैंने जैसे पहले ही बताया, चाहे वो घरेलू बिजली हो या औद्योगिक बिजली हो, किसी भी तरह से इनमें दोनों बिजलियों का सेपरेशन नहीं किया गया। वही बिजली किसानों को दी जा रही है, वही बिजली उद्योगों को दी जा रही है। तो ऐसे में सरकार की वो मंशा कि हमारे दूरस्थ स्थानों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित हो और उनमें रोजगार स्थापित किए जाएं। और ये आप भली भांति जानते हैं कि जो सूक्ष्म और मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, वही गांव और निचले स्तर का जो रोजगार है उसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति या हर समाज का हर व्यक्ति एक बड़े स्तर का रोजगार से लाभान्वित हो पाए, ये अभी संभव नहीं है और किसी देश के लिए संभव नहीं है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ग्रामीण अंचलों में जो उद्योग स्थापित है, वहां यही समस्या है, मूलभूत समस्याएं हैं। सड़क न होने की समस्या, बिजली न होने की समस्या, और उसके लिए सरकारें उस स्तर पर काम नहीं कर पा रही हैं, विफल हैं जिस स्तर पर काम होना चाहिए। चंदन जी, जैसे आपने कहा है
और हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें रीवा और सीधी की बात आई, जहां से सबसे ज्यादा नेतृत्व भी सरकार को सहयोग किया गया नेतृत्व देने में। और यदि देने की बात करें तो विंध्य हर क्षेत्र में आगे है, प्राकृतिक संसाधन हो, बिजली हो, खनिज हो और नेता हो, सब देने में विंध्य आगे है। लेकिन जब मिलने का नंबर आता है तो विंध्य पीछे हो जाता है। विंध्य आगे काहे में है? बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में, और आज देख रहे हैं आप सड़क और बिजली की क्या स्थिति है। अब हम यदि चर्चा करें उमरिया की, अनूपपुर की, शहडोल की, इन जगह में भी क्या स्थितियां हैं। यदि रीवा जो राजधानी क्षेत्र रहा है, विंध्य की राजधानी कहलाता रहा है, और पहले से रीवा में अधोसंरचना के भी काफी संरचनाएं थी, लेकिन जो हमारे वनांचल हैं, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां की क्या स्थितियां हैं, उस पर क्या कहते हैं बीके माला जी? देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय आपने उठाया है कि विंध्य क्षेत्र का एक पैमाना विस्तृत है। कई जिले मिलके हमारे विंध्य बनते थे। आज लोग विंध्य को किस स्थिति में देखते हैं और किन जिलों को लेकर जोड़ते हैं वो अलग विषय है। पर जो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये बालाघाट तक का क्षेत्र जो हुआ करता था विंध्य क्षेत्र में आता था। अधिकतर हमारे आदिवासी समाज के शेड्यूल कास्ट के लोग शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली, इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। हमारे विंध्य में प्रचुर मात्रा में संसाधन है, जैसा कि आप बता भी रहे थे, और आपके पास आंकड़ों में भी है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है। हम इन संसाधनों के माध्यम से समूचे देश को हर चीजें उपलब्ध कराते हैं। तो ये संसाधन हमारे यहाँ बॉक्साइट है, हमारे यहाँ कोयला है, हमारे विंध्य क्षेत्र में अन्य औद्योगिक संस्थान स्थापित करने की पर्याप्त संसाधन चीजें हैं। परंतु सरकार को शेड्यूल ट्राइबल एरिया में जो चीजें सरकार के लिए एक स्पेशल बजट होता है स्टेट गवर्नमेंट में, जो सामान्य क्षेत्रों में जैसे रीवा, सीधी, सतना को छोड़कर सीधी का भी आधा क्षेत्र ले लिया गया है, तो ट्राइबल एरिया के लिए एक पर्याप्त बजट बनाया जाता है, पर्याप्त बजट दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्ट्रक्चर प्लानिंग के क्षेत्र में मास्टर प्लान अलग से बनाया जाता है। तो ऐसे होने के बाद आज 70 साल के बाद भी आदिवासी क्षेत्रों में पढ़े लिखे लड़के नहीं निकल पा रहे। आदिवासी क्षेत्रों में बीमारियां बड़े तादाद में बढ़ रही हैं। आज वहां झाड़ फूक करके लोग आज भी कुरीतियां, अन्य अन्य वातावरण वहां पनप रहे हैं। तो ऐसी यहाँ वहां जो अवेयरनेस है, लोग अवेयर नहीं है। तो ये नाकामी देखिए सरकार की है, इसलिए कि वहां शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट संसाधन है, आज भी वहां बिजली नहीं है। आज दूरस्थ क्षेत्रों में यदि आप बैढ़न में चले जाइए, सिंगरौली के कुछ दूसरे क्षेत्रों में चले जाइए जो दूरस्थ गांव के क्षेत्र हैं, शहडोल के दूरस्थ गांवों में चले जाइए, आज भी सड़क का अभाव है। तो आखिर सरकार क्या कर रही है, सरकार की आखिर प्लानिंग क्या है? हमारे अधिवक्ता चंदन भाई जी जुड़े हुए हैं, वो सीधी की बात कर रहे थे, बिजली पानी की भी बात कर रहे थे। हम भी कई प्रवास के दौरान ये देखते हैं कि बैढ़न की, सिंगरौली की और शहडोल की इतनी दयनीय स्थिति है कि वहां के लोग, ट्राइबल के लोग, वहां के लिए जो संसाधन सरकार देती है उस संसाधन का 10% भी काम नहीं हो रहा। यदि उसका 10वां भाग भी उस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए, बिजली पानी के लिए होता तो निश्चित तौर से एक आंकड़ा है कि शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट या अन्य क्षेत्रों को आप देखिए तो वहां की स्थिति है कि बीमारी सबसे अधिक होती है। वहां पर कुरीतियां हैं, जिसको लोग कुरीतियां कह देते, वहां पर इतना बड़ी अव्यवस्थाएं हैं कि वहां के लोग बीमारी में, झाड़ फूक में भी आज भी ध्यान देते हैं। वहां के लोग आज भी बिजली पानी के मोहताज हैं, वहां आज भी मीठा पानी नहीं मिल पा रहा है। पर सरकार ये बार बार कह रही है कि नहीं, हर चीजें हमारे पास उपलब्ध है, हर आम जनता तक उपलब्ध है। आज भी वहां छोटे छोटे प्रकाश की व्यवस्थाएं की जाती हैं। आज वहां अभी चंदन भाई जी कह रहे हैं कि कुल 5 घंटा बिजली मिलती है। सीधी रीवा से 65 किलोमीटर या 70 किलोमीटर की परिधि में है, सिंगरौली तो और आगे है, शहडोल का भाग देख लीजिए। तो जब ये सीधी की स्थिति ऐसी है कि 5 घंटे बिजली मिल पा रही है, तो बैढ़न की क्या स्थिति होगी? सिंगरौली तो चलिए कंपनी का क्षेत्र है, वहां बड़ी 1-2 कंपनियां हैं, तो वहां के लोगों को रोजगार नहीं है, रोजगार के कोई संसाधन नहीं है। वहां रेल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, पर वहां रोजगार के संसाधन युवाओं को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, और वहां स्ट्रक्चर प्लानिंग नहीं है। सरकार ये नहीं देख रही है कि हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको वास्तव में, क्षेत्रीय लोगों को, वहां के लोकल लोगों को क्या हम ये व्यवस्थाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो प्रतिभावान हैं,
जिनके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, वो खेल के क्षेत्र में आगे नहीं आ पा रही हैं। तो जो मूलभूत चीजें, गांधी जी का सपना था रोटी कपड़ा मकान, गांधी जी का सपना था हर गांवों में एक अच्छी बाजार बनाना, एक हाट बाजार बनाना, संसाधन उपलब्ध कराना। पर गांधी जी, महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से अच्छा विकसित किया जाना चाहिए। पर आज हमारे नगर पालिका और नगर निगम के क्षेत्र को छोड़ दीजिए, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की वो दुर्दशाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है। आज भी वहां शिक्षा के क्षेत्र में शासकीय स्कूलों में बैठक व्यवस्था नहीं है। एक शिक्षक, सामान्य शिक्षक 65,000 तनख्वाह पाते हैं, पर प्राइवेट स्कूलों में 20,000 तनख्वाह पाने वालों की यहाँ भीड़ होती है। और गवर्नमेंट स्कूलों की क्या स्थिति है? आप शहडोल में, मैं व्यक्तिगत तौर शहडोल उमरिया का भ्रमण किया हूँ। शहडोल उमरिया की ये स्थिति है कि वहां आज भी पेड़ के नीचे स्कूलें लग रही। ऐसे बच्चे, बरसात के मौसम में छत गिरती है, छत चूती है, पानी टपकता है, तो ऐसे बच्चे कैसे पढ़ पाते होंगे? तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यदि हम देखें तो देश चांद पे पहुंच रहा है और विंध्य क्षेत्र आज भी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, अधोसंरचना के लिए अभी भी इंतजार में बैठा हुआ है। ये बड़े प्रश्न हैं, वो किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी दल के लोग हों, जिनको नेतृत्व दिया गया है उन्हें देखना होगा। यहाँ जो हमारी चर्चा हो रही है उसमें ये बात निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों को कार्य देखने के लिए सौंपा गया वो उस जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं और जनता सब कुछ देख रही है। चंदन जी क्या कहते हैं इस पे? बिल्कुल अखंड जी, मैं एक उदाहरण इस बारे में पेश करना चाहूंगा। मैं बात करता हूं एक रीवा जिले से, रीवा जिले मुख्यालय से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी में चुरहट जगह है, आप सब भली बात परिचित होंगे उस जगह से। इसके पहले वहां पे जो विधायक हुआ करते थे वो नेता प्रतिपक्ष भी थे। वर्तमान विधायक वहां शरतेंदु तिवारी जी हैं जो बीजेपी पार्टी से आते हैं। पर उस जगह की मैं आपको विडंबना बताता हूं, वो जगह 10 साल तक एक नगर पंचायत क्षेत्र था जहां एक बड़ा बाजार स्थित है। वो जगह सामान्य रोड के लिए तरसता रहा लगभग 10 साल तक, क्योंकि इस साल चुनावी साल था और चीजों को उस तरह से प्रदर्शित करना था। तो हालांकि इस साल वहां की रोड बना दी गई, लेकिन मैं बात करूं वहां की रोड की स्थिति की पिछले जो 10 सालों में थी, कि ऐसी रोड थी कि अगर आप पैदल उस रोड में लगभग 100 मीटर चल देते हैं तो आपका चेहरा पहचान में नहीं आता। तो इस तरह की स्थितियां हमारे विंध्य क्षेत्र में बनी हुई थी, और तब बनी हुई थी जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 सालों से या 20 सालों से काबिज बनी हुई है तब की। और ऐसे ही बात करें, जैसे अभी हमारे सर ने कहा कि सिगरौली, तो सिगरौली में एक जगह है चितरंगी के कुछ गांव ऐसे हैं जहां अभी भी आज भी आपको अगर जाना हो तो आप वहां 4 पहिया या 2 पहिया वाहन से नहीं जा सकते हैं। आज वहां अभी भी नाव के थ्रू या तो पैदल रास्ते के थ्रू गांव में पहुंचा जा सकता है। सोचिए अगर ऐसे में अगर उनके यहाँ किसी भी तरह की बीमारी या किस तरह की कोई स्थिति निर्मित होती है तो लोगों को घाट में या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाकर रोड तक लाया जाता है। तो कुल मिलाकर जहां तक मैंने भी अपने कई प्रवास और इस तरह की यात्राओं के दौरान देखा है कि हमारे विंध्य में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे वो रोड की हो। सबसे बड़ी चीज सीधी सहित विंध्य को की बात की कही जाए, क्योंकि रीवा जो हमारा रेल कनेक्टिविटी का सबसे लास्ट स्टेशन माना जाता है। इसके बाद रीवा की कनेक्टिविटी न तो सीधी के लिए है रीवा से, ना तो सिगरौली के लिए, ना आगे यहाँ से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की क्षेत्र के लिए है। तो देखें, इसके लिए आप देख रहे होंगे मीडिया में, सोशल मीडिया में आए दिन फोटोग्राफी या इस तरह की खूब चीजें की जाती हैं कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। लेकिन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब मुझे याद है कि ये सुना जाए, उस सब जमाने में सुना करते थे हम लोग, हमारे घर में बातें हुआ करती थी कि 2020 तक हमारे सीधी में भी रेल चलने लग जाएगी। लेकिन स्थिति अभी क्या है? और जबकि यही एक मुद्दा, इसी मुद्दे को लेकर पिछले चुनाव में ये बहुत प्रखर मुद्दा था, जिसको लेकर हमारे वहां पे हमारी जो वर्तमान सांसद रीति पाठक जी हैं, उन्होंने कई बार ये बातें उठाई हैं कि सीधी में हम रेल ला के रख दी। इवन ये सोचिए, सुरेश प्रभु जी उस टाइम पे रेल मंत्री थे, सीधी में
रेल की पटरी नहीं बिछी थी और रेलवे स्टेशन का शिलान्यास हो चुका था, और आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जी बिल्कुल, ये जो अधोसंरचना की हम बात कर रहे हैं, सड़क बिजली की बात कर रहे हैं, और ये जो रेल की आपने समस्या बताई है सीधी को लेकर कि स्टेशन पहले बन गया, अभी पटरी का कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो यह भी कई सवाल खड़े करने वाली बात है। सोनाली जी, आपने जब जनता के बीच में सवाल किए तो कुछ और सवाल थे क्या? हाँ, जनता का सवाल था कि उनको बिजली के लिए क्या करना पड़ता है, वो शिकायत करते हैं। जैसे बिजली के विभाग द्वारा कई नंबर भी जारी किए गए कि आप यहाँ पे अपनी शिकायतों का निराकरण कर सकते हैं, लेकिन जब वह कॉल करते हैं तो जिम्मेदार अधिकारी कॉल उठाते नहीं है या फिर उन कॉलों को कहीं और फॉरवर्ड कर देते हैं, और वह जो समस्या है वो उनकी वहीं तक सीमित रह जाती है, मतलब उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जैसे सड़क की बात करें, सड़क के लिए भी लगातार चाहे सीएम हेल्पलाइन में हो या फिर अन्य जिम्मेदार अधिकारी के पास वह शिकायत करते हैं कि मतलब सरकार को वह बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में यह कमी है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वह इनकी बात नहीं सुनते हैं और बल्कि टाल देते हैं, और टालने के बाद फिर वह जो प्रॉब्लम है उनकी वह एक फाइलों तक पेंडिंग रह जाती है, और कई समस्याएं तो ऐसी रहती हैं कि वो फाइलों में भी दर्ज नहीं की जाती हैं, और पैसा मांगा जाता है लोगों से, और जब पैसा नहीं देते हैं तो कई बार उनका गाली गलौज जैसे भी मामले सामने आए हैं। कुछ लोगों ने ग्राउंड स्तर पर जब हम वर्क कर रहे थे तो यह भी हमें बात पता चली कि ऐसा भी कुछ हो रहा है विंध्य क्षेत्र में, और सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार लोग ठहरा रहे हैं इस मामले में वह सरकार को ही ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो नेता चुने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जब वो वोट देते हैं तो उनके ऊपर एक विश्वास रहता है कि हमारा नेता हमारी बात सुनेगा, लेकिन नेता ही उन्हें दरकिनार कर देता है। अभी हम सोलर प्लांट में गए थे स्टोरी करने के लिए, तो वहां पे लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। जब हम उसी क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने खुद कहा कि हमें यह शिकायत है, तो जनता ने इस पर क्रॉस क्वेश्चन किया कि जब शिकायत है तो आप हमारी समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक आप हैं। ऐसे ही सीधी सिगरौली की भी हालत है, जहां लोगों का यही कहना था कि हम उनको बता रहे हैं और नेता और विधायकों को उनकी समस्या के बारे में भी पता है, लेकिन वह उसका कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं। जी सोनाली जी, आपने जो अभी बात बताई है जनता की, महत्वपूर्ण है। जनता भी देख रही है, जनता सही समय में जवाब दे सकती है और देना भी चाहिए, प्रश्न करना भी चाहिए। यदि जनप्रतिनिधि जानते हुए भी अनभिज्ञ बने रहे, वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों। बीके माला जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, अभी सोनाली जी एक बड़ा गंभीर विषय उठा रही थी कि हमारे जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि से जनता चर्चा करती है। आज तक विधानसभा में हमारे रीवा डिवीजन के कोई भी ऐसे विधायक नहीं है जो सदन में इस विषय पर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, इस विषय पर कोई विधायक ने कोई ध्यानाकर्षण या कोई चर्चा नहीं की है। ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं। यदि माननीय नागेंद्र सिंह विधायक जी का ये विषय था, ये शिकवा शिकायत थी, तो हमारे विधायक इसीलिए होते हैं कि वो सड़क में बात नहीं रखते। सड़क में बात रखने वाले प्रतिपक्ष के लोग होते हैं जो सदन नहीं जा पाते, वो सड़क में अपनी बात रखते हैं या अन्य माध्यमों से रखते हैं। हमारे जो विधायक हैं वो सदन में बात रखते हैं। कोई भी विधायक यदि समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, सड़क की समस्या है, बिजली की है, पानी की है, जो भी समस्याएं हैं उसको सदन में ध्यान आकर्षण के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पर हमारे समूचे विंध्य क्षेत्र के, रीवा डिवीजन के कोई भी ऐसे विधायक नहीं है जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से सदन में उठाया हो। दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि सोनाली जी कह रही थी कि लोगों की, जनता की शिकवा शिकायत है, हमारे रीवा संभाग में सबसे अधिक लोकायुक्त के प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। आखिर वो करप्शन का मूलभूत अंग है। यदि हमारे रीवा में भ्रष्टाचार हुआ है तभी लोकायुक्त, मध्य प्रदेश की लोकायुक्त एजेंसी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, और सबसे अधिक पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रीवा डिवीजन में ही लोकायुक्त ने प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। आखिर कारण क्या है कि आम जनता त्रस्त है राजस्व के प्रकरण में। आम जनता की शिकायतें हैं, पर आम जनता की कौन शिकायतें सुन रहा है? एक घटना मैं आपके सामने स्टूडियो में बताना चाहता हूं कि रीवा
सन 47 से आजादी के बाद से रीवा जिले में एक कन्या महाविद्यालय है जिसको हम जीडीसी के नाम से जानते हैं। दूसरा रीवा में कोई ऐसा कन्या महाविद्यालय शहर में नहीं है जिससे हमारी बहनें, हमारी लड़कियां, हमारे घर की बेटियां उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सकें। सन 47 से लेकर आज तक हमारे यहाँ सब क्षेत्रों में आप विकास की बात कर रहे हैं, बहुमंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, स्ट्रक्चर प्लानिंग कर रहे हैं। क्या हमारे देश में, हमारे प्रदेश में शिक्षा नहीं है? शिक्षा जब हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं होगा, संस्थान नहीं होंगे, पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं नहीं होंगी। रीवा की लड़कियां, आज हमारे लड़के लड़कियां इंदौर क्यों जा रहे हैं? यदि आप विकसित होते तो हमारे लड़के लड़कियां, हमारी घर की बहन बेटियां भोपाल क्यों जाती हैं, इंदौर क्यों जाते हैं? आपने यदि एजुकेशन का हब बनाते तो रीवा के लोग पलायन नहीं करते। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे रीवा में हमारे अभी भाई चंदन जी सीधी से हैं, सीधी में चुराहट की बात कर रहे थे। मैं स्वयं एजुकेशन के क्षेत्र में कई पिटीशन फाइल किया हूं और एजुकेशन के क्षेत्र में कई जमीनों, आज भी रीवा जिले की कॉलेजों की भूमि कॉलेजों के नाम नहीं है। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय है जिसके स्वयं के नाम जमीन नहीं है, वो आज वो मोहताज है अपने महाविद्यालय के नाम कराने के लिए। तो हमारा सन 47 से आज तक जो ग्राफ बढ़ा, मतदाता आज हमारे रीवा जिले के लगभग मतदाता हो गए हैं 18 लाख मतदाता हो गए। हमारे रीवा की जनसंख्या 26 लाख कुछ हजार लगभग हो गई। जो नई मतदाता सूची प्रकाशित होगी उसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं। इस ग्राफ हमारा बढ़ने लगा है, आज हम कई करोड़ों की तादाद में हमारा विंद बढ़ने लगा है, पर आज हमारे पास कन्या महाविद्यालय रीवा में दूसरा नहीं है, हमारे सीधी में दूसरा नहीं है। हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम मीठे पानी की बात करते हैं, हम प्लानिंग की बात करते हैं। हमारे यहाँ आज भी मौतें खराब पानी से हो रही, हमारे यहाँ बीमारी, संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे। सीधी से रीवा लाते लाते लगभग 200 साल में 200 मौतें होती हैं। रीवा सीधी से रीवा लाते हुए, बैढ़न से रीवा लाते हुए, आप अन्य क्षेत्रों की सिंगरौली, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंगरौली से जो प्रचुर मात्रा में संसाधन है, सिंगरौली से हमारे टैक्स जाते हैं। पर हमको क्या मिलता है? हमारे पास आज भी एम्स नहीं है, हमारे पास आज भी महिला विश्वविद्यालय नहीं है, हमारे पास हमारे सीधी को आपने क्या दिया है, बैढ़न को आपने क्या दिया है, सतना को आपने क्या दिया है? रीवा में नगर निगम के अलावा किसी ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्थिति है कि ट्रैक्टर, खाट या अन्य संसाधनों से लोगों को आए दिन लेके आते हैं। हमारे ब्लॉकों के जो मेडिकल संस्थान है उनकी हालत गंभीर है। हमारे यदि वो मेडिकल संस्थान बेहतर होते या मेडिकल आपके पास व्यवस्थाएं होती, ऑपरेशन की व्यवस्थाएं होती, या हमारे यहाँ डेथ होने के बाद लोगों को मरचुरी में रखने की व्यवस्था होती, तो लोग शहर में क्यों आते? आज रीवा में त्योथर 70 किलोमीटर की दूरी है, रीवा से सिरमौर की 70 से 85 किलोमीटर की दूरी है, रीवा से हनुमना 90 और 95 किलोमीटर की दूरी है। जब आदमी बीमार हो जाता है तो रीवा लाते लाते हनुमना से रीवा 95 में कितनी बार कितनी समस्याएं होती हैं। तो मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समूचे विंध्य क्षेत्र की हालत गंभीर है। हमारे जनप्रतिनिधि आज तक इस विषय को सदन में चर्चा नहीं किए, सदन में ध्यानाकर्षण नहीं किए, सदन में प्रश्नकाल नहीं उठाए। ये समस्याएं हैं। मैं सरकार की निगेटिव एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं। हम सरकार की मूलभूत व्यवस्थाओं के प्रति जनता की भावनाओं का दर्पण के रूप में, यथार्थ के रूप में आपको बता रहे हैं। आपके स्टूडियो के माध्यम से आज जनता की यथार्थ हकीकत है। यदि हम जनता की जो मूलभूत चीज, कपड़ा, मकान, उसके बाद हमारे संसाधन में आता है बेरोजगारी। यदि हमको सही समय पर रोजगार मिल जाएंगे तो हमारे यहाँ जो तनाव होता है या हमारे पास एक युवा के पास अन्य समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती। आज मेडिकल नशा बढ़ रहा समूचे विंध्य में। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि उड़ता हुआ पंजाब है, एक समय उड़ता हुआ पंजाब था, इस समय बहता हुआ रीवा है। रीवा जिला भर नहीं, रीवा विंध्य क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। आज सिंगरौली, बैढ़न,
चितरंगी मैंने भ्रमण किया है, मैंने देखा है वहां के लोगों को। हकीकत देखिए, ट्राइबल क्षेत्र में आदिवासियों की वो दुर्दशाएं हैं जो आज भी एजुकेशन नहीं है, आज भी मेडिकल के संसाधन, कोविड जैसे समस्याओं में हम आंकड़े की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ लाशें बिछी हैं, हमारे रीवा के लोग भोपाल, जबलपुर अन्य संस्थानों में थे। आज किसी को नहीं पता वो कोविड के दौरान हमने कितने परिवार को खोए हैं, हमने कितनी अपने बहनें खोई हैं, कितने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को खोया, लोगों ने अपने बच्चों को नहीं देख पाए हैं। आज हम खुश हैं, आज हमारे पास संसाधन नहीं है, आज हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आज हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, आज हमारे पास अन्य जो मेडिकल संस्थान है, मेडिकल चीजें वो नहीं है। सीधी में रीवा में एक कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा टी थे, उन्होंने ऑक्सीजन के लिए प्लान किया। जब हमारे पास समस्याएं आएंगी तब हम संसाधन जुटाएंगे। सीधी के पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, सतना के पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, चितरंगी बैठन के पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। ये सरकार को सचेत होने की जरूरत है, सरकार को सजग होने की जरूरत है, सरकार को हम अपने क्षेत्रों में माननीय विधायकों को, माननीय सांसदों को इस विषय में स्वयं की प्लानिंग करनी चाहिए। जनता के वो मुखिया हैं, जनता के नेता हैं, दल से ऊपर उठकर लोगों को विचार करना चाहिए। और अपने क्षेत्र के जनता किसी को हो सकती है। जब विधायक हो जाते हैं तो वो किसी दल के नहीं रह जाते, वो किसी संगठन के नहीं रह जाते, वो जनता के नेता होते हैं। और जब कोई मंत्री हो जाते हैं तो वो सरकार का एक पार्ट होते हैं, सरकार के भाग होते हैं। तो निश्चित तौर से सरकार को, माननीय विधायकों को, माननीय सांसदों को संगठन से ऊपर उठकर अपने रचनात्मक कार्यों को विचार करना चाहिए और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं। महात्मा गांधी जी का जो सपना था और देश में सरकार के जो प्लान है, जो सरकार बजट बनाती है, वो बजट का क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए। अधोसंरचना को लेके बिजली, सड़क, इसके साथ यदि हम देखें कि वर्तमान समय में कनेक्टिविटी जो है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की हम बात करें या बैंकिंग की बात करें, इनकी भी स्थिति में ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आप यदि देखें तो जो क्षेत्र जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी में है, 45 किलोमीटर की दूरी में है, और कई बार तो शहर मुख्यालय की भी बात करें हम, तो वहां भी ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बड़ी समस्या तैयार करती है। प्रश्न ये उठता है कि जब जो भुगतान है, संचार सेवाओं का जो भुगतान है वो बराबर है, बेंगलोर में बराबर है, इंदौर में बराबर है और रीवा में बराबर है, तो सुविधा उस तरह से क्यों नहीं मिल रही? इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। बीके माला जी क्या कहते हैं इसमें? देखिए, ये भी मुद्दा बड़ा गंभीर विषय है। इस मुद्दे पर हम ये कहना चाहते हैं कि इंदौर, भोपाल, अन्य शहरों में, अन्य संभागों में ये व्यवस्थाएं लागू हैं, पर आखिर रीवा और बिंद क्षेत्र में क्यों नहीं है? उसका कारण है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पॉलिसी रेगुलेशन है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे, और जब क्षेत्रों में रहेंगे तो वो संसाधन उनको प्राप्त होंगे। यदि वो अपने अपने क्षेत्रों में रहें तो यदि कोई चीज नहीं प्राप्त हो रही है तो उस क्षेत्र में उसकी रिक्वायरमेंट की डिमांड वो लेटर रखेंगे। तो जब कोई भी अधिकारी क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर उस क्षेत्रों में रहता ही नहीं है और उसकी रिक्वायरमेंट भेजता ही नहीं है, तो सरकार का इस ओर ध्यान ही आकृष्ट नहीं होता। महात्मा गांधी की बार बार मैं जिक्र करता हूँ, महात्मा गांधी का सन 47 में ही सपना था, माननीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री का सपना था कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सहज सरल भाव से भी उपलब्ध हो जाएगी। जी। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, जो भी संसाधन है वो यदि ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर की तरफ पलायन नहीं करेंगे। इसीलिए आज भी हमारे रीवा शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में वो संसाधन पर्याप्त मात्रा में हैं। प्रयास चल रहा है, मैं इससे ये नहीं कह रहा हूं कि चल नहीं रहा, परंतु जिस मात्रा में होना चाहिए। आज हमारे रीवा में हवाई यात्रा 20 वर्ष बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 20 वर्ष बाद हवाई पट्टी की परमिशन मध्य प्रदेश सरकार, भूतल उड्डयन विभाग के द्वारा परमिशन की एनओसी अभी मिली है, जो महज 6 महीने पहले है। रीवा में जो 20 साल पहले मिल जानी चाहिए, जो 30 ईयर पहले मिल जानी चाहिए, वो आज मिल रही है। हमारे त्योथर सिरमौर में हमारे पास 4 एयरपोर्ट होने चाहिए।
आज इंदौर विकसित है, भोपाल विकसित है, जो राजधानी रहा। आज एक बड़ा विषय में बात कहना चाहूंगा, हमारा विंध्य हमारा स्वयं की रीवा राजधानी थी, जो सीधी सिंगरौली बैढ़न उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र था, जिसके पास स्वयं अपना प्रदेश का कार्यालय था, विंध्य क्षेत्र का स्वयं मालिक था। उस कार्यालय में हमारी विधानसभाएं लगती थी। आज मैं कविता कहता हूं, कोई सूरज बांधे सोता है, कोई तरस रहा उजियारे को, द्वारे की हंसी नाक बनी आंगन की तुलसी रोती है। जिसके पास स्वयं का हाई कोर्ट था, स्वयं का मुख्यालय था, स्वयं के संसाधन थे, आज वो विंध्य प्रदेश, हमारे विंध्य प्रदेश में यहाँ मुख्यमंत्री बैठते थे, माननीय राज्यपाल बैठते थे। आज उसके लिए संसाधन की रिक्वायरमेंट है। आज उसके पास अन्य जिलों में सागर संभाग, भोपाल संभाग व इंदौर संभाग के बाद हमारा नाम आता है। आज हम पिछड़े शेड्यूल क्षेत्र में आ गए हैं। हम आज जब विकसित थे, हम सन 47 में आजादी की लड़ाई में हमारे रीवा की भूमिका रही। हम देश की आजादी में हमारे वीर शहीदों का जिक्र किया जाता है, पर आज उसके बाद संसाधनों में हम पिछड़े हैं, एजुकेशन में पिछड़े हो रहे हैं, अब मेडिकल में पिछड़े हो रहे हैं। आज हम बिजली पानी जैसे सामान्य चीजों के लिए मोहताज हैं। आज हम कैप्टस नागफनी लगा रहे हैं। हम इन्वायरमेंटल में बेहतर थे। हम पानी में, हमारे यहाँ बाण सागर था। हमारे यहाँ के एक एमपी थे जिनके ईश्वरीय प्रकृति प्रदत्त उनके पास आंख नहीं थी, रोशनी चली गई थी। गोवा आंदोलन में पंडित यमुना प्रसाद शास्त्री, जो हमारे रीवा के नहीं समूचे देश के एक बड़े नेता थे, जिन्होंने सदन में चर्चा की थी कि हमको बाण सागर जैसे जल प्रदाय योजना, अमृत योजनाएं हमको दी। आज सरकार अमृत योजना चलाती थी। हम तो 77 में, हमने सन 84 में एक बाण सागर योजना की आधारशिला रखी, और हमारे नेता ने, हमारे यहाँ के एमपी ने सदन का ध्यान आकृष्ट कराया कि बाण सागर को हम बिहार को पानी देते हैं, हम उत्तर प्रदेश को पानी देते हैं, हम छत्तीसगढ़ को पानी देते हैं। आज वो तरस रहा है, आज व्यवस्थाओं के लिए तरस रहा है। हमारे पास तो हर संसाधन थे। हम तो दूसरे प्रदेशों को पानी देते हैं, हम दूसरे प्रदेशों को बिजली देते हैं। हमारे बिजली से, हमारे पानी से दूसरे प्रदेशों का जीवन चल रहा है, और हम मोहताज हैं। ये हमारे साथ अन्याय है, हमारे साथ शोषण है। रीवा नहीं, विंध्य के साथ शोषण हो रहा, विंध्य की जनता का अपमान हो रहा, विंध्य के लोगों का अपमान हो रहा, कई करोड़ों की जनता का शोषण हो रहा। मैं आपके मंच के माध्यम से कहता हूं। बीके माला जी, आपने जो बात बताई है महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों के लिए भी, कि जो बांध है, जो पानी की व्यवस्था है, जो नहरें हैं, वो सुचारू होनी चाहिए। शासन का काम है कि लोगों के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो समय से मिले और उचित मात्रा में मिले। जी। चंदन जी ने अभी बात बताई थी चितरंगी की, सिंगरौली से चितरंगी की दूरी और चितरंगी की जो सुविधाएं हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि विंध्य जो है आज भी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, मूलभूत संरचनाओं के लिए, आधारभूत संरचनाओं के लिए क्यों तरस रहा है और क्यों अभी भी दरकार है। अभी जो हमारी बातें निकल के आ रही हैं, तो विंध्य का कभी राजधानी कहा जाने वाला रीवा की ये स्थिति है। तो मैं ये बात कहता हूं यहां से कि जो हमारे वनांचल हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां की क्या स्थिति है, और निश्चित ही हम वहां के लोगों को भी अपने कार्यक्रम में जोड़ेंगे और वो बात भी यहाँ निकल के आएगी। आपने पानी की बात कही है कि विंध्य क्षेत्र में पानी की जो स्थिति है, खारे पानी की जो समस्या है, पीने के लिए पानी नहीं है, उसके लिए एक व्यवस्थित योजना बननी चाहिए। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो योजना बनाने में कहाँ विफल हो रहे हैं। चंदन जी। जी, जैसे आपने खारे पानी की बात कही, तो अभी नल जल योजनाओं पे काफी तेजी से कार्य चला रही है सरकार। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन नल जल योजनाओं में जो नल से पानी आ रहा है वो भी खारा पानी ही सप्लाई हो रहा है जी। वो जो घरों में पानी सप्लाई की जा रही है, वो उस पानी का अगर टीडीएस लेवल चेक किया जाए तो 800 से 900 तक है, और वही पानी दिया जा रहा है जो ग्राउंड वाटर से पानी आ रहा है। मतलब उसका किसी भी तरह से प्रोसेसिंग करके, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में पानी दिया जाता है, उस तरह की कोई व्यवस्थाएं अभी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं की गई हैं। सरकार का ढिंढोरा है कि गांव-गांव तक स्वच्छ जल नल जल योजना के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। हर घर शुद्ध जल की एक परिकल्पना लेके चल रहे हैं वो, और अभी भी वो शहरों में स्थिति नहीं हो पा रही है, तो गांव में कहां तक सफल होगी ये आप बता ही रहे हैं। चंदन जी। जी चंदन जी।
जी जी, मैं बस इतनी सी बात जोड़ना चाह रहा था कि आपने जल की बात कही, तो क्योंकि सरकार इस पे काम कर रही है, लेकिन अभी भी उस काम का स्तर और उस काम की मंशा क्या है, ये मैं आपके मंच के माध्यम से पहुंचाना चाह रहा था कि अभी भी गाँव में खारा पानी ही उस नल जल योजनाओं से परोसा जा रहा है। जी, अब हम अपने कार्यक्रम में समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि जो ये समस्या है इसका समाधान कैसे हो, यदि हम उस पे चर्चा करें। बीके माला जी, कैसे देखते हैं इस समाधान को आप? इसका समाधान कैसे होगा? एक छोटा सा विषय आगे हम कह लें कि अभी हमारे चंदन जी कह रहे थे खारा पानी की निजात, वो भी समाधान का विषय है। यदि हमारे केमिस्ट, हमारे इंजीनियर और हमारे मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह जब तक इसके सैंपलों की पानी पानी का हमारे सैंपलों की इंक्वायरी नहीं करेंगे, जांच नहीं करेंगे कि हमारा पानी किस स्तर का है, कैसा पानी पीना चाहिए, किस क्वालिटी का है, तो हमारे यहाँ टंकी बनाने से, सप्लाई करने से किसी आम आदमी को जल पहुंचाना विषय नहीं। हमारे यहाँ पर्याप्त जल है, हम जल के लिए जाने जाते हैं, परंतु हमारा जल कैसा, मीठा जल कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कितनी क्षमता का होना चाहिए, कैसा शुद्ध पानी होना। शुद्ध पानी बनाने के लिए हमारे पास केमिस्ट होने चाहिए, हमारे पास डॉक्टर्स होने चाहिए, मेडिकल चीजें होनी चाहिए। हम रही बात कैसे इन समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए या कैसे हम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। देखिए, जब तक हमारे प्लान बनाने वाले, हमारे जनप्रतिनिधि और सरकार का ब्यूरोक्रेट्स जब तक इस विषय पर गंभीरता से चिंतन नहीं करेंगे कि हमारी लायबिलिटी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जब उनके नैतिकता के आधार में उनके जीवन का उद्देश्य नहीं बनेगा, जब हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे नेताओं को, हमारे जो जनसेवक हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे अधिकारी हैं, जो दरिया दिली नहीं करेंगे या दरिया दिली से नहीं बनाएंगे कि हमको प्लान कैसे करना चाहिए, हमारे क्षेत्रों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कैसी समस्याएं, हर समूचे मध्य प्रदेश में हर ग्राम पंचायतों में ब्लॉक स्तर में एसडीओ, इंजीनियर, सब इंजीनियर या अन्य अधिकारी हैं जो पढ़े लिखे हैं। मेडिकल क्षेत्रों में हमारे ब्लॉकों में अधिकारी भी नियुक्त हैं, सरकार के एक अंग के रूप में एज ए कर्मचारी नियुक्त, अधिकारी नियुक्त हैं, जिनके दायित्व, जिनके कंधों में प्लान बनाने का है। जनप्रतिनिधि उसकी बात को वहां तक उठाने का दायित्व है। देखिए, जनता की समस्याओं को जब तक हमारे जनप्रतिनिधि सदन पर चर्चा नहीं करेंगे, सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं करेंगे और वो स्वयं प्लानिंग नहीं करेंगे, अपने लिए प्लानिंग नहीं, जनता के लिए प्लानिंग जब नहीं करेंगे, हम आपके स्टूडियो से कह रहे हैं कि जब तक जनता के क्षेत्र की और क्षेत्र की तासीर क्या है, कुछ क्षेत्रों की हनुमना की तासीर अलग है, नई गढ़ी की तासीर, कल्चर, एटमॉस्फियर और वहां का वातावरण अलग है। सिरमौर, चितरंगी, नई गढ़ी या बैढ़न, सीधी, सतना का कल्चर अलग है, तो वहां की जो तासीर है, जो वहां का एटमॉस्फियर है, उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे अधिकारियों को वहां की रिक्वायरमेंट को समझना होगा और उसके अनुसार प्लानिंग करनी होगी और इस बात का सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना होगा कि जनता की ये मांग है और इन विषयों पर पूरा किया जाना चाहिए। जी, बीके माला जी, आपने एक बात और जोड़ी थी जी कि जो हमारे यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें अपने मुख्यालय में रहना चाहिए, ब्लॉक मुख्यालय हो या जो जिस भी स्तर के हैं, वो जिस मुख्यालय में रहना चाहिए, कहीं ना कहीं वो वहां की जो समस्याएं हैं उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उनके बारे में बता भी नहीं पा रहे हैं, और साथ ही जो उस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं वो भी उन समस्याओं को नहीं बता रहे हैं। तभी इस तरह की जो विषमता है वो देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में जो ये समस्या है उसका स्तर कम है और विंध्य क्षेत्र हमारा जो है वो ज्यादा हद तक ये समस्या उठा रहा है, उसका सामना कर रहा है। चंदन जी, आपका क्या सुझाव है कि कैसे निदान खोजा जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए या सरकार को क्या करना चाहिए या जो हमारे अधिकारी कर्मचारी उन्हें क्या करना चाहिए, तो एक सार्थक परिणाम मिल सकता है? चंदन जी। देखिए, मेरा तो हमेशा से ये सोचना रहा, मेरा सिद्धांत भी रहा है कि हमेशा अधिकारों की बात नहीं, कई बार जिम्मेदारियों की भी बात होनी चाहिए। तो ये बात सही है कि इन सारी चीजों के लिए हमारा एक सिस्टम ही जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आम जन की भी होती है। जैसे मैं बात करूं, कई ऐसे मुद्दे होते हैं, कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो कई बार उस सही जगह तक पहुंच नहीं पाती हैं, पहुंचाई नहीं जा
चुकी होती हैं, जिसकी वजह से वो स्थिति जस की तस बनी रहती है। तो मेरे हिसाब से जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम जन को भी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, यदि कहीं ऐसी कोई विसंगतियां हैं और ऐसी कोई समस्याएं हैं, तो जिला प्रशासन से लेकर आजकल तो कई माध्यम हैं, ईमेल है, सीएम हेल्पलाइन। हालांकि बात करें, अगर सीएम हेल्पलाइन की बात करें तो इसमें भी बड़ा झोल पोल है। कई बार तो आपकी समस्याओं को फोर्स क्लोज कर दिया जाता है और आपकी बातों को सिरे से नकार के बंद कर दिया जाता है। और ऐसा कई बार बिजली से जुड़े मामले में हो जाता है। कई बार कोई अगर ऐसी कोई मांग आधारित कोई मामला है, अगर मैं बात करूं, मैं अपने व्यक्तिगत लेवल की बात करूं, तो कई बार मैं नगर निगम से जुड़े, रीवा नगर निगम से जुड़े कुछ मुद्दों की बातें सीएम हेल्पलाइन तक लिखा, तो उसमें क्लोज डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मांग आधारित चीजें हैं। तो मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधियों को, सरकारी अधिकारियों को इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और अपनी ईमानदारी के साथ इसको देखते समझते हुए इस पे कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ हमें आम नागरिकों को भी इस पर एक्टिव होकर सही जगह तक इसको पहुंचाना चाहिए समस्याओं को, कि जिससे इसका निराकरण हो सके। जी सोनाली जी, आपको रिपोर्टिंग के दौरान कुछ सुझाव यदि जनता ने दिए हो तो बताएं। जनता ने सुझाव दिया है कि सबसे पहले सरकार को पता रहता है। बीके माला जी को मैं बताना चाहूंगी कि यह मेरा मत नहीं था, जनता का मत था कि नेताओं को पता है, क्योंकि विधायक हर समय हवाई अड्डों का उपयोग नहीं कर सकते कि वह हवाई मार्ग से ही जा सके। उन्हें अपनी छोटी छोटी जनसभाओं को करने के लिए और लोगों से मिलने के लिए उन्हीं टूटी फूटी रोडों से ही जाना पड़ता है। तो विधायक हो, चाहे नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उसे अच्छे से पता होता है कि रोड किस तरह है, क्योंकि एक दिन में उतनी अच्छी रोड नहीं बनाई जा सकती है जो पहले से अच्छी रोड हो। तो नेता और विधायक को अच्छे तरीके से पता होता है। हाँ, ये बात सही है कि वह आवाज नहीं उठाते हैं अपने क्षेत्र की, और इसी कारण कहीं ना कहीं हमारा विंध्य क्षेत्र आज पीछे है सड़क और बिजली के मामले में। जो केवल कोयले से 10% बिजली पूरे भारत को देता हो और सौर ऊर्जा से 24% जो बिजली है वो दिल्ली की मेट्रो को दे रहा है। तो इसके पीछे जनप्रतिनिधि भी हैं, और जनता ने जो सुझाव दिया है, तो जनता ने कहा है कि एक ऐसे विभाग का गठन किया जाए जो करप्ट ना हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और लोगों की बात सुने। यह नहीं कि फोन लगाने पर फोन ना रिसीव करे, और अगर जो रिसीव भी कर लिया गया तो एक इंसान से दूसरे ट्रांसफर कर दिया जाए, बल्कि उसका निदान जल्द से जल्द किया जाए। और खोखले वादे ना करे सरकार। अगर जो उन वादों को पूरा नहीं कर सकती है सरकार, तो हमारे विंध्यवासियों को वह लालच ना दे कि हम आपके ऐसा करेंगे, आपके लिए अच्छी क्वालिटी की सड़क बनवाएंगे, बिजली देंगे, बल्कि सरकार वह काम करके दिखाए। तब हम शायद अन्य क्षेत्रों से, मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल और मध्य भारत जैसे अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा अच्छे तरीके से जाएंगे और हम एक उत्कृष्ट कार्य के रूप में उभरेंगे। जी सोनाली जी, जो जनता की आवाज थी, जो जनता के सुझाव थे, वो आपने यहाँ पर रखे हैं। निश्चित ही यहाँ पे जनता को भी सोचना होगा कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। यदि उन्होंने कहा है कि हम आवाज उठा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, तो वो आवाज उठाते रहे। निश्चित ही उनकी सुनवाई होगी और उसमें कार्य होगा। जैसा चंदन जी ने कहा कि हमें एक मिला जुला साझा प्रयास भी करना होगा, हमें अधिकार के साथ अपने कर्तव्य भी निभाने होंगे। लेकिन जहां सरकार का दायित्व है वहां सरकार दायित्व निभाएगी, जहां हमारा दायित्व है वहां हम निभाएंगे। एक साथ मिलके आवाज उठाएंगे और साथ में संगठित रहेंगे, तो निश्चित ही विंध्य हमारा मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा विकसित होगा, ज्यादा सुदृढ़ होगा और आगे आएगा। हमारे कार्यक्रम में बीके माला जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने कार्यक्रम में आपसे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आते रहेंगे। यदि आपका कोई ऐसा मुद्दा है, ऐसा विषय है जो हमारे कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, तो आप हमें हमारी ईमेल में मैसेज कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं अपने मुद्दे कि इन मुद्दों में चर्चा की जाए, और यदि महत्वपूर्ण है वो क्षेत्र के लिए, जनता के लिए और सभी के हित के लिए वो मुद्दे हैं, तो हम निश्चित ही उन्हें अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वेबसाइट भी जरूर विजिट करें।
आज के लिए अपना पंचे के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।